नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल नेट जीआरएफ विथ राजस में। तो आज हम लोग देखेंगे जाति विज्ञान। जाति विज्ञान जो 2024-25 में जितने भी जाति विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे और एनालिसिस कर रहे हैं। ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न जो है, ये जितने जो प्रश्न हैं ये रिपीट होने के बहुत चांसेस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। प्रैक्टिस के लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन जाति विज्ञान से उठा के आप लोग देख सकते हो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उसी पे आपको ये PDF जो है दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जाति विज्ञान के सारे प्रश्न हैं। तो प्रश्न है, अंग्रेज शासकों द्वारा आदिवासी हित के विरुद्ध बनाए गए काले कानून की सूची में निम्न प्रकार हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा जो आदिवासी हित के विरुद्ध में था वो सारे कानून बनाए गए थे। तो उसी को बताना है कि उनके आदिवासियों के विरुद्ध में कौन कौन से कानून बनाए गए थे। तो देखिए, ऑप्शन में दिया गया है आपको, जमींदारों, ठेकेदारों और साहूकारों को शोषण हेतु छूट। तो ये सारा सर देखिए, ये ऑप्शन में दिया गया है, आदिवासी हित के विरोध में ही ये सारे बनाए गए हैं कानून है। देखिए, साहूकार जो होता है, ये साहूकार ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्च ब्याज दर पर लोगों को पैसा देता है, उधार में, और ऐसे पेपर पर साइन करवाता है जो अपनी कोई चीज़ गिरवी रखता है और उस पे साइन करवाता है और उसके आधार पे ये साहूकार पैसा देता है। जमींदारों और ठेकेदारों, ये जो जमींदारें और ठेकेदारें होते हैं, ये भी, इनको अगर छूट दी जाएगी तो आदिवासी को ये लोग इतना शोषण कर देंगे कि यहाँ से उसे भगाने का ये लोग काम करेंगे, अपने ही जगह से उसको छुड़वा देंगे। ऐसे ये जमींदार और ठेकेदार होते हैं। तो ये जो है, देखिए, जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों को शोषण हेतु छूट दिया गया था। तो आदिवासी के विरुद्ध में ये कानून जो है आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा A नंबर। और देखिए अगला, उत्कट्टी और भूइंहरी जमीन का लगान नहीं देने पर नियमावली कार्य करना। तो खुदकट्टी ज़मीन क्या होता है? देखिए, खुदकट्टी ज़मीन जो होता है, आदिवासियों के द्वारा जंगल को काट कर कृषि योग्य भूमि जो बनाते हैं उनको खुदकट्टी ज़मीन कहा जाता है। और भूइंहरी, ये जो ज़मीन होता है ये सरकार की ज़मीन होती है भूइंहरी, लेकिन आम पब्लिक जो है इसे कई वर्षों से अपने कामों के लिए उपयोग करते हैं। जैसे खेती बाड़ी हो गया, या फिर घर घर और कोई बना देता है, तो इसे भूइंहरी ज़मीन कहा जाता है। तो इसको भी, खुदकट्टी और भूइंहरी ज़मीन को नीलामी कार्य करना, तो ये भी आदिवासी के विरुद्ध में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर B भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर C में दिया गया, आदिवासियों को जंगल और ज़मीन में अधिकार देना। तो आदिवासी को जंगल और ज़मीन में अधिकार देना रहेगा, तो ये अच्छे काम है, उसके विरुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C तो नहीं होगा क्योंकि ये अच्छे के लिए बोला गया है। ऑप्शन नंबर D में देखिए, बंधुआ मजदूर बनाना। बंधुआ मजदूर का अर्थ होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से काम नहीं करता है किसी के यहाँ, उन्हें पूर्वजों पर जो लिया गया लोन या कर्ज था उसके नाम पे ये लोग काम करवाते हैं बंधुआ मजदूर बनाकर। तो ऑप्शन नंबर D भी हो जाएगा आपका, आदिवासी हित के विरुद्ध में ही। तो ऑप्शन नंबर D इसका आ जाएगा। देखिए A B D, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ये सारे जनजातियों के शासन व्यवस्था,
धार्मिक व्यवस्था, यही सारी चीज़ों से जाति विज्ञान में प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भारत में कौन सी जनजाति बियोड़ा खेती नहीं करती है? बियोड़ा खेती, बियोड़ा खेती क्या होता है? इस खेती को हम लोग झूम कृषि भी बोला जाता है। झूम झूम कृषि बोलने से तो इसका अर्थ सीधे समझ में आ जाएगा। बियोड़ा खेती जो होता है झूम कृषि की तरह ही खेती होता है। झूम कृषि एक जगह पे अस्थायी रूप से नहीं किया जा सकता है, इसी को झूम कृषि कहेंगे। तो ठीक उसी तरह बियोड़ा खेती भी होता है। तो इसको बोला है कि भारत की कौन सी जनजाति है जो बियोड़ा खेती नहीं करती है? तो देखिए बियोड़ा खेती जो नहीं करेगा, ऑप्शन में आपको दिया गया है कोरवा एवं पहाड़िया, बिरहोर एवं असूर, उरांव एवं संथाल, सोरिया पहाड़ी एवं माल पहाड़ी। तो सबसे अधिक जो झूम कृषि होता है वो सोरिया पहाड़ी और माल पहाड़ियों के द्वारा होता है। ये लोग जो है एक जगह पे अस्थायी रूप से नहीं कृषि करते, इसे ये लोग झूम कृषि की तरह कभी यहाँ बसते हैं, कुछ सालों के बाद कोई अगले इलाकों में चला जाते हैं। इस तरह का ये लोग खेती करते हैं। अस्थायी रूप से जो आपका कृषि करता है वो लोग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उरांव एवं संथाल। ये लोग देखिए ये लोग एक ही इलाके में आपको मिलेंगे। उरांव लोग जो है उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे अधिक मिलेंगे, और ये संथाल लोग संथाल परगना में मिलेंगे आपको। उधर ये लोग अस्थायी रूप से खेती करते हैं, तो ये लोग झूम कृषि पर निर्भर नहीं रहते, ये लोग अस्थायी कृषि पर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बियोड़ा खेती, बियोड़ा खेती को झूम कृषि कहेंगे, लेकिन बियोड़ा खेती 1 या 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसे माना जाता है कि उपजाऊ मिट्टी जब बन जाएगा तब उस पर खेती करते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज की क्या विशेषता है? रेड क्लिफ ब्राउन, तो इन्होंने नृजातीय विज्ञान का ये एक विद्वान है। तो इनके अनुसार समाज की विशेषता क्या है, इन्होंने क्या समाज की विशेषता दी है उसके बारे में पूछा है। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है समाज व्यक्तियों का समूह होता है। क्या व्यक्ति का समूह को समाज कहेंगे आप? नहीं, ये हो जाएगा आपका झुंड। तो व्यक्ति के समूह को आप समाज नहीं बोल सकते हो, तो ये तो नहीं होगा। समाज सामाजिक संबंधों की मूर्त व्यवस्था है, तो रेड क्लिफ के अनुसार ये सही हो जाएगा। समाज सामाजिक संबंधों की मूर्त व्यवस्था। मूर्त व्यवस्था क्या होता है? देखिए व्यवस्था जब लोग भगवान को किसी भी रूप में देखते हैं, जैसे मूर्ति हो गया, पत्थर हो गया, या फिर हो जाएगा आपका आकृति, जिस तरह का भी रूप होता है उसके नियमित पूजा करते हैं लोग, तो उसी को हम लोग मूर्त व्यवस्था कहेंगे। तो रेड क्लिफ के अनुसार इसे ये माना है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो सबसे पहले बी आ जाएगा। देखिए बी 2 ऑप्शन में है, तो ये 2 ऑप्शन कट जाएगा। फिर अगला प्रश्न ऑप्शन में दिया है आपका सामाजिक संस्थाएं समाज के विभिन्न अंग हैं। बिल्कुल, सामाजिक जो संस्थाएं होती है वो समाज के अंग होंगे तभी ये वो समाज कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी आ जाएगा आपका। तो बी के बाद सी आ रहा है एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर बन जाएगा। देखिए अगला ऑप्शन में आपको दिया गया है समाज में व्यक्ति सामाजिक नियम का पालन मन मर्जी से करता है। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन रेड क्लिफ ने माना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी। समाज में जो है कोई भी व्यक्ति नियम का पालन मनमर्जी से करता ही है, और अभी अभी खासकर ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि समाज में जो नियम बना गया है उसका उल्लंघन सभी कोई करते हैं, कोई अभी समाज के पालन नहीं कर रहे। तो ये भी आ जाएगा, ये रेड क्लिफ ब्राउन ने उसका अध्ययन किया है इसीलिए उसने बताया है, तो ये डी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ई में दिया गया समाज के सदस्य एक दूसरे से परिचित होते हैं तथा एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं। बिल्कुल ये तो सही बात है, ये होते हैं, लेकिन रेड क्लिप इसे नहीं माना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा राइट आंसर।
सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए सूची 1 में दिया गया आपका जनजाति, सूची 2 में है विवाह के प्रकार। तो इसको जो है मिलान करना है। तो चलिए इसको मिला के देखते हैं। गारो जनजाति में किस तरह का विवाह पाई जाती है? तो इनके द्वारा जो विवाह पाई जाती है गारो जनजाति में, वो हो जाएगा आपका बहुपति विवाह। बहुपति विवाह क्या होता है? एक महिला के कई पतियां हो सकती है ना, तो इसे बहुपति विवाह कहा जाता है। तो ये लोग गारो खासी में ये सभ्यता प्रचलित है विवाह के। तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड। तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर बनेगा। अब आगे फिर मिलाते हैं। देखिए बिरहोर भील में कैसे विवाह प्रचलित है? तो इनमें जो है हठ विवाह होता है। हठ विवाह क्या होता है? हठ विवाह आपका होता है, देखिए कोई भी लड़का या लड़की अपने मन मर्जी से भाग कर शादी करते हैं, उसे हठ विवाह कहा जाता है। तो बिरहोर और भील में ये अधिक पाई जाती है, मतलब अधिक देखी जाती है। तो बी का हो जाएगा आपका फोर्थ नागा हो में कैसे विवाह प्रचलित है? तो नागा हो में आपका सबसे अधिक प्रचलित अपहरण विवाह को माना जाता है। यहाँ देखिए कोई लड़का कोई लड़की को अपहरण करके शादी करता है, तो उस विवाह को ये नागो हो में प्रचलित है। टोडा कोटा जनजाति, तो इसमें जो प्रचलित है आपका भातृक बहुपति विवाह, ये क्या होता है? तो देखिए ये जो टोडा कोटा वाला भातृक बहुपति विवाह है, ये एक महिला एक परिवार में कई भाइयों के साथ विवाह कर सकता है। ऐसी विवाह टोडा कोटा जनजाति में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। जाति विज्ञान में यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसकी रहन सहन संस्कृति विवाह यही सारे प्रश्न आपको बनेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट बनेंगे जाति विज्ञान के लिए। भारत में ब्रिटिश आंदोलन के कुचलने के लिए सबसे अधिक पुरस्कार कौन सी जनजाति सेनानी को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका बुधु भगत को 1000 रुपये। ये प्रश्न आ जाएगा आपका महापुरुष के अंदर, तो इसमें आ गया है। तो इसको जो है बुधु भगत को 1000 दिया गया था और बिरसा मुंडा को 500 रुपया रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बनेगा। कोरवा को किस जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? कोरवा जनजाति ये आदिम जनजाति है। तो कुल 8 आदिम जनजाति है, इसको भी आप लोग पढ़िएगा और ये याद रखिएगा। तो इसको जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए झारखंड में कुल 3 भाषा श्रेणी है। तो उसमें आपका हो जाएगा 3। तो पहला आ जाएगा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, दूसरा आएगा आपका द्राविड़, फिर आ जाएगा आपका आर्य। तो ये 3 भाषाएं हैं, 3 भाषा की श्रेणी है। तो देखिए द्राविड़ में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? तो इसमें आपका आ जाएगा उरांव और मल्तो, ये 2 भाषाएं इसमें आती हैं। आर में आपका कौन सा आ जाएगा? इसमें नागपुरी, खोटा, कुरमाली, ये सारे आएंगे। और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में आपका आ जाएगा मुंडा, संथाल, हो, खड़िया, ये सारे जितने भी जनजाति लैंग्वेज हैं ये आ जाएंगे इसके अंदर। बस ये दो को रख के उरांव और मल्तो ये नहीं आएंगे, बाकी सारे जनजाति आते हैं इसके अंदर। तो कोरवा जनजाति जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। 1981 की जनगणना के अनुसार सोरिया पहाड़िया की जनसंख्या कितनी है? तो उस समय जो जनसंख्या थी सोरिया पहाड़ी की जनसंख्या, वो आपका 39,269 ये था, इतना था 2081 की जनगणना में सोरिया पहाड़िया की जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर बनेगा। अभी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन में बना हुआ है, इसमें आपको जनगणना से आपको 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। 2-3 साल से ये लगातार इसका ट्रेंड बना हुआ है। 2 प्रश्न आपको यहाँ से आपको बनेगा ही बनेगा।
तो जनसंख्या आपको पढ़ना है 2011 के अनुसार और 81 के अनुसार भी, ये आपको पढ़ के जाना है, तो ये इम्पोर्टेंट बनेगा। झारखंड की आदिम जनजातियों को 2001 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम में लिखें। देखिए ये पिछले बार भी पूछा गया था, ये जून में भी पूछा गया। तो इसको जो है क्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिए ये जो आदिम जनजाति हैं इनका एग्जैक्ट जनसंख्या नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है और एनटीए का भी मानना है कि सबसे पहले असुर जनजाति आए थे, तो सबसे अधिक जनसंख्या उस समय असुर जनजाति का ही था। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा आपका, देखिए डी नंबर एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर बनेगा। डी के बाद बिरहोर। जिस तरह के जनजातियाँ यहाँ आए थे उसी तरह के पाए गए हैं, तो उसी के आधार पे यहाँ एनटीए इसको करेक्ट माना है। तो हम लोग को भी वही लेके चलना है, क्योंकि एग्जैक्ट इसका जनसंख्या नहीं मिलता है इसीलिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असुर। उसके बाद होगा बिरहोर, फिर आ जाएगा बिरजिया, फिर लास्ट में होगा सबर। अभी जो असुर की जनसंख्या है कुल 8% है, तो इसको भी याद रखिएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है उद्योग और सूची 2 में है स्थान। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण से ये जून 2025 में ये पूछा गया प्रश्न है। औद्योगिकीकरण नगरीकरण से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये बना था। देखिए सीमेंट का जो उद्योग है झारखंड में, वो खलारी झीका पानी में मौजूद है। तो ए का हो जाएगा 2, एक और 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर बनेगा। तो आगे भी मिलाते हैं। देखिए सीसा का उद्योग है आपका कंडारा भुरकुंडा में, तो ऑप्शन नंबर बी का चला जाएगा 1। और कास्टिक सोडा हो जाएगा आपका। और लोहा का इस्पात है बोकारो स्टील सिटी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। बहुरूपीय परिवार के महत्व के कौन कौन से कारण हैं? तो देखिए इसमें कारण पूछा गया है बहुरूपीय परिवार के। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है, यह विश्व के बहुत बड़े भाग में बोले जाते हैं। इसमें अन्य परिवारों की तुलना में भाषाओं में बोलियों की संख्या बहुत अधिक है। इस भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वाले की संख्या विश्व के अन्य परिवारों की तुलना में कम है। तो ये इसका उल्टा दिया गया है। देखिए बी, अगर बी होगा तो सी नहीं होगा, सी होगा तो बी नहीं होगा, ऐसा इसका जस्ट उल्टा ये ऑप्शन में दिया गया। देखिए साहित्य रचना के क्षेत्र में भी इस परिवार की भाषाएं अग्रहीन हैं। इस परिवार के भाषाओं और बोलियों को अध्ययन और विश्लेषण सर्वाधिक नहीं हुआ है। तो जो नेगेटिव है उसके हटाइए। देखिए अब ये हटेगा आपका, ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, सी और ई हटेगा, तो देखिए ये गया, ये भी गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इस तरह का जो प्रश्न होता है आपको एलिमिनेट करके हटाते जाइएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेगेटिव टर्म को ही हटा देना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें टाइम का बहुत मैनेज किया जा सकता है एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको इस तरीक़ा से ही प्रश्न को सॉल्व करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है आपका विवाह का प्रकार, और सूची 2 में है उसका अर्थ। तो विवाह और उसके अर्थ को यहाँ बताया गया है तो विस्तार से। तो ये नोट्स करने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए चलिए इसको मिला के देखते हैं। विनिमय द्वारा विवाह, ये एक ऐसी विवाह है। देखिए इसका अर्थ होता है ऐसे समाज में जहाँ लड़कियाँ एक प्रकार का धन समझी जाती है और उसका महत्व अधिक होता है। एक दूसरे के परिवारों में आपसी विवाह होता है। तो ये हो जाएगा आपका विनिमय विवाह का अर्थ। सेवा द्वारा विवाह हो जाएगा आपका। देखिए कन्या घर में लक्ष्मी समझी जाती है। उस समाज में लड़का होने वाले ससुर के घर पर निवास करता है और अधिकतर कार्य को करता है। तो ये सेवा दे रहा है, तो इस सेवा विवाह का अर्थ हो जाएगा
बलपूर्वक विवाह, बलपूर्वक विवाह देखिए कैसे किया जाता है। जहाँ स्त्रियां अल्पसंख्या में पाई जाती है, ऐसे समूहों में कन्यादान बहुत अधिक होता है। तो ये बलपूर्वक विवाह का अर्थ है। आचरिक विवाह, आचरिक विवाह देखिए लड़के के माता पिता लड़की को देखकर पसंद करते हैं और लड़की वाले विवाह का प्रस्ताव मान लेते हैं। विवाह समाज की रीतियों के अनुसार होता है। तो ये हो गया आचरिक विवाह। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारे में कोई डिफिनेशन के लिए नहीं है, तो इसी के लिए इसमें विश्लेषण नहीं किया जा रहा है, बस ऑप्शन जिस तरह का है वैसे ही बताया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए, कोल्हान में विल्किंसन रूल क्यों लागू किया गया था? विल्किंसन रूल ये जो है आदिवासी के हित के लिए लागू किया गया था 1833 में। 1833 में लागू किया गया था विल्किंसन के द्वारा। इसका जो काम था वो मुंडा शासन व्यवस्था को बनाए रखना और वहाँ के आपराधिक मामलों को निपटारा करना था, इसीलिए ये लोग लगाए गए थे। तो ये लोग क्यों लगाए थे? तो ये लोग इसलिए लगाए थे क्योंकि 1831-32 में कोल विद्रोह चला था। तो उस समय भयानक सा इस पर विद्रोह हो गया था। तो उसी को ये लोग शांत करने के लिए, मतलब निपटारा करने के लिए ये विल्किंसन रूल लागू किया था। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा, कोल विद्रोह को शांत करने के लिए ही ये विल्किंसन रूल लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? ये कैप्टन थॉमस विल्किंसन के द्वारा 1833 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। तो सूची 1 में दिया गया आपका जिला का नाम और सूची 2 में है 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या। देखिए जनसंख्या जनजातियों की करेक्ट नहीं मिला था, लेकिन ये लोग जिला वाइज में डिवाइड किया गया है, मतलब जिला वाइज में बताया गया है। तो ये सारे नोट्स करने के लिए जनसंख्या बनेगा। तो इम्पोर्टेंट बनेगा ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको UGC नेट में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कतई नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसको छोड़ के जाओगे तो आप कई नंबर से चूक जाओगे। रिपीटेशन क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। NTA में ये क्वेश्चन रिपीटेशन बनता है, तो ये पढ़ना बहुत आवश्यक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो 2001 की जनगणना में सिमडेगा में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो इनकी जो जनसंख्या थी 3,60,825 इतने माने जाते हैं। तो इसका ए का हो जाएगा 1, ए का 1 2 ऑप्शन में है, ये हटेगा। गुमला, गुमला में उस समय जनसंख्या थी 2001 में वो आपका 5,59,772। तो गुमला का हो जाएगा एक, बी का हो जाएगा 2। और लोहरदगा में 2001 में था आपका 2,03,053। और रांची में था उस समय 11,64,624 सबसे अधिक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। समाज में जाति धर्म प्रजाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है कि किस में छुआछूत जाति प्रजाति इसके आधार पे भेदभाव नहीं करना है, उसको बताया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 भाग 3 में हुआ है, मतलब भाग 3 में बताया गया है कि जाति धर्म और प्रजाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 16 में आपको कहा गया है कि रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 19 में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुछ अधिकारों के संरक्षण में समझौता की। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुछ अधिकारों को संरक्षण के लिए बातें की गई हैं।
और अनुच्छेद 29 में ये है अल्पसंख्यकों के हित के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बनेगा। आदिवासी किसे कहते हैं? सिंपल सा परिभाषा दिया गया है, उसको बताना है। किसे कहेंगे? आधुनिक वेशभूषा में दिखाई देने वाले को आदिवासी कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अनेक संस्कृति को मानने वाले, अनेक संस्कृति को मानने वाले नहीं हो सकते। आर्यों के साथ जीने वाले? नहीं। एक विशेष संस्कृति में जीने वाले? बिल्कुल। आदिवासी की जो विशेषता है वो खास यही है कि ये लोग एक संस्कृति में जीते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नृजातीय विज्ञान संस्कृति का सिद्धांत या विज्ञान है या किसका कथन है? देखिए, परिभाषा कुछ कुछ दी जाती है जो विदेशी विद्वान जो हैं उनके अनुसार दो चार कोई है जिसके अनुसार परिभाषा दी गई जाति विज्ञान का, तो वो इम्पोर्टेंट बनेगा। ये परिभाषा भी आपको याद कर लेनी है। तो देखिए, इसका बोला है ये नृजातीय विज्ञान संस्कृति का सिद्धांत या विज्ञान है, या किसने कहा है? क्रोवर, लूसी म्योर, विल्स और हाइजर, सर्वेक्षी हावेल। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वेक्षी हावेल ने कहा है नृजातीय विज्ञान संस्कृति का सिद्धांत या विज्ञान। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया आपका गोत्र और सूची 2 में जनजाति है। तो चलिए मिलाते हैं। बखला, बखला किस में होता है? उरांव में। तो ए का हो जाएगा 4th, ए का हो जाएगा आपका 3rd, ए का 3rd एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। हाइब्रू, हाइब्रू हो जाएगा आपका हो, सोरेन, संथाल, सूरिन, ये हो जाएगा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन समुदाय को भारत सरकार के द्वारा 8 जनवरी 2003 को 32वें जनजातियों के रूप में दर्जा दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोल विद्रोह को जो है 8 जनवरी 2003 को 32वें जनजाति के रूप में दर्जा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बनेगा। झारखंड में कुल 8 आदिम जनजाति हैं, तो ये आदिम जनजाति को पढ़िएगा और ये इम्पोर्टेंट बनेगा, सबको याद रखिए। संस्कृत व्यक्ति के जैविक मानसिक आवश्यकताओं का साधन ना होकर संपूर्ण समाज के अस्तित्व की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, यह किसका कथन है? तो देखिए, ब्राउन, मेलिनविस्की, टाइलर, क्रोबर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्रोबर का परिभाषा है ये। तो ऐसे ही कुछ कुछ परिभाषा दी गई हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगी। आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा ज़रूर। निम्नलिखित आदिम जनजातियों की पहचान करें। इंपॉर्टेंट बनेगा आदिम जनजाति। ओके, तो ये आदिम जनजाति को पढ़ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आदिम जनजाति को पहचान करना है। देखिए, असुर, कंवर, परहैया, बिरजिया, बिंजिया। तो कौन कौन सी आदिम जनजाति हैं? पहले आ जाएगा असुर, कंवर, फिर बिरजिया। तो ए बी डी इसका राइट आंसर बनेगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर 1 में है, करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय जनजातियों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? भारत के जो जनजातियाँ हैं, क्या क्या लक्षण है उनके? देखिए, ये नागरिक अरण्यवासी है, ये नागरिक के नगरवासी है, नहीं। ये सभ्यता के दौड़ में ये सभ्यता के दौड़ में पिछड़े हुए हैं, हाँ। ये सभ्यता के दौड़ में आगे है, नहीं। ये विलक्षण रीति रिवाजों के पोषक है, बिल्कुल। तो देखिए, आ जाएगा आपका सी ई, किस में आ रहा है? सी ई, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बनेगा। ए, सी और ई। उरांव राजा का प्रशासनिक केंद्र कौन था? उरांव राजा प्रशासनिक केंद्र कहाँ से आए थे उरांव लोग? तो ये तो देखिए, ऑप्शन में जाएगा रोहतासगढ़, डोईसा नगर, सुतियामे, पिपरी नगर। तो ये लोग आए थे रोहतासगढ़ से। रोहतासगढ़ आपका बिहार में, बिहार से होते हुए ये लोग झारखंड में आ बसे हैं।
विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। यह कथन किसका है? फिर से कथन वाला पूछा है, देखिए, ग्लीन और गिलिन, वेस्टरमार्क, बोगार्ट्स, कोवर। तो इसका राइट आंसर बनेगा ग्लीन और गिलिन, ऑप्शन नंबर 1। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसमें बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको किस तरह का चाहिए। और जाति विज्ञान में जो भी इम्पोर्टेंट बनेगा, जो भी पढ़ना है, वो सारे चीज़ें इस वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।